एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसके बिना इंटरनेशनल रिलेशंस आधा अधूरा कहलाता है, जिसका नाम है रियलिज्म, जिसको हम बोलते हैं रियलिज्म। तो रियलिज्म को समझने से पहले हमें समझना है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रियलिज्म। तो रियलिज्म बेसिकली रेफर करता है कि इंटरनेशनल लेवल की सिचुएशन में, जिसको हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जहां पे ये माना जा रहा है स्कॉलर्स के द्वारा एक तरीके से कंस्ट्रक्टेड चीज है कि जहां पे ये माना जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा सब लोग लड़ते रहते हैं। और लड़ते क्यों रहते हैं? क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि रियलिज्म जो है वो रिलेटिव गेन्स पे फोकस करता है। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि रियलिज्म और रिलेटिव गेन्स का क्या इनका क्या रिलेशन है। तो रिलेटिव गेन्स मतलब होता है इन रिलेशन टू, ठीक है, कि रियलिज्म जो है वो स्टेट्स के इन रिलेशन के अगेंस्ट में एक स्टेट ऑफ वॉर का सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट जो है एनार्की, दैट इज कॉल्ड अराजकतावाद हिंदी में। तो अराजकतावाद के कारण क्या हो रहा है, एनार्की है, कोई लॉ नहीं है, कोई स्टेट नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो स्टेट्स जो है वो अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट, पावर एंड सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अराइजिंग कि रियलिज्म जो है हम क्यों पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। रियलिज्म जो है वो आज की चीज नहीं है, बल्कि हम देखते हैं एंशिएंट टाइम से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि एंशिएंट टाइम के अगर रियलिस्ट हम देखें तो थ्यूसिडाइडस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनके मिलियन डायलॉग्स में हमें देखने को मिलता है। एथेंस और स्पार्टा के रिलेशंस में देखने को मिलते हैं। थ्यूसिडाइडस के बाद हम देखते हैं मैकियावेली, द प्रीकर्सर ऑफ द रियलिस्ट हम कह सकते हैं उनको। इवन दी हॉब्स को भी हम एक तरीके से रियलिस्ट की श्रेणी में या रियलिस्ट के स्टैंड में डाल सकते हैं। ठीक है। तो रियलिस्ट जो है हम देखते हैं कि रियलिज्म जो है, जिसको हम कहते हैं एक स्टेट ऑफ एनार्की है, सिचुएशन है जहां पे वॉर है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, ये सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो हम आज अभी 19th एंड 20th सेंचुरी में या 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हैं, बल्कि रियलिज्म जो है इनका जो प्रीकर्सर है वो बहुत टाइम पहले एंशिएंट टाइम में हमें ग्रीक सिटी स्टेट्स, इवन इंडिया में भी जो इंडियन रियलिस्ट जो कौटिल्य है उनमें भी देखने को मिलता है कि जो जैसे कौटिल्य भी कहते हैं ना कि मतलब हमेशा से हम देखते हैं कि वो ये भी उनका जो आप इंटरनेशनल रिलेशन का थ्योरी में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि रियलिज्म में वो फोकस करते हैं कि एट एन इंटरनेशनल लेवल देयर इज एनार्की। सो व्हेन अ पर्सन इज रिगार्डिंग दैट एन इंटरनेशनल लेवल देयर इज एनार्की, तो ऑब्वियसली ही इज अ रियलिस्ट। ठीक है, बिकॉज वो यही बोलेगा कि अगर एनार्की है तो स्टेट जो है अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, पावर एंड सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रहेगा। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की क्लास में, वो है क्या क्या डिफरेंट स्टैंड्स है रियलिज्म के, वो हम समझने का ट्राई करेंगे। सो देयर आर 6 स्टैंड्स, बट जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ये 4: क्लासिकल, स्ट्रक्चरल रियलिस्ट, स्ट्रैटेजिक एंड न्यू क्लासिकल। क्लासिकल एंड स्ट्रक्चरल में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ठीक है, क्लासिकल एंड स्ट्रक्चरल में बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि क्लासिकल जब इमर्ज होता है, एक रियलिस्ट का जो एक कहते हैं ना पूरा वर्क जो है वो स्टार्ट होता है 1900s में, आपका वर्क स्टार्ट होता है विद द वर्क ऑफ E.H. कार, हम ये देखते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल रियलिस्ट का जो काम है बेसिकली 1930s या 1939 पे मैं प्रिसाइज करके आपको समझाऊंगी, तब आपको बताऊंगी, बट अभी आप एक आइडिया रखिए कि 1930s में आपका क्लासिकल रियलिस्ट का जो काम है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड क्लासिकल रियलिस्ट जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं वो बेसिकली रियलिज्म को एक कॉन्क्रीट शेप देते हैं ये लोग। उसके बाद हम देखते हैं 70s का जो टाइम पीरियड है वो हम देखते हैं स्ट्रक्चर रियलिस्ट को डिनोटेड है। देन कम्स द स्ट्रैटेजिक रियलिस्ट और न्यू क्लासिकल रियलिस्ट। बेसिकली ये जो क्लासिकल एंड स्ट्रक्चरल रियलिस्ट के बीच का एक मिड पॉइंट आता है जिसको हम न्यू क्लासिकल बोलते हैं। देन आता है सॉफ्ट रियलिस्ट एंड देन आता है यूटोपिक रियलिस्ट, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली हमारी लेक्चर में। नाउ जब हम क्लासिकल रियलिस्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया थ्यूसिडाइडस हो गए, हॉब्स हो गए, मैकियावेली हो गए, इवन रूसो, वेबर, मॉर्गेन्थो और E.H. कार जो है, इसका नाम मत भूलिएगा, ये PYQs में बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, 20 ईयर क्राइसिस इसकी बुक है, जिसमें वो बात ये करता है कि आइडियलिज्म का जो एंड हो रहा है अब, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि इसके पहले 1930s के पहले जो फर्स्ट आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उसमें हमने ये देखा था कि वुड्रो विल्सन जो है वो ये बोलते हैं कि अब तो भैया देश में शांति हो गई। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ नेशंस जो हमने फॉर्म कर लिया,
और उस लीग ऑफ नेशंस को जो हमने फॉर्म कर लिया उसके कारण क्या है कि पीस है, आइडियलिस्ट है वो, कि अब तो पीस हो गई स्थापना, क्योंकि सारे वर्ल्ड में अब कोई लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। तो जब कोई लड़ेगा झगड़ेगा नहीं तो अपने आप ही कोई वॉर होगा ही नहीं। तो इससे आइडियलिज्म या पीस का स्टेज चल रहा था। बट 1939 में जब हम देखते हैं कि दोबारा से हिटलर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी आइडिया होगा, तो फिर से हम देखते हैं कि राइज होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन, जहां पे एक रियल स्टैंड ऑफ पॉइंट व्यू में E.H. कार अपनी बुक जो है उनकी 20 ईयर क्राइसिस में वो एक्सप्लेन करते हैं। 1939 की उनकी जो बुक है उसमें वो एक्सप्लेन करती हैं कि जहां पे स्टेट जो है वो अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट, अपने ही फायदे के लिए एक्ट करती है, और एनार्की जो है वहां पे स्टेट जो है अपने ही पावर और सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहती है। और ये जो वर्ड है ना गाइस, पावर एंड सिक्योरिटी मैक्सिमाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जिसको मैं आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगी। बट अभी के लिए उसको दिमाग में रखिए कि एनार्की में स्टेट जो है बेसिकली अपने ही फायदे और अपने ही पावर एंड सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करने की बात करता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्क जो है इंपॉर्टेंट है क्लासिकल रियलिस्ट में। जैसे थ्यूसिडाइडस का मिलियन डायलॉग बताया था। मिलियन डायलॉग में बेसिकली हम ये देखते हैं कि एथेंस और स्पार्टा के रिलेशंस को लेके थ्यूसिडाइडस ने अपना जो है व्यू पॉइंट इस मिलियन डायलॉग्स में दिया था। द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज मोर्गेंथो, जिसके बिना अगेन कोई भी PYQ आपका पूरा नहीं होता है, या फिर कोई भी नेट का पेपर पूरा नहीं होता है। आप कोई सा भी नेट का पेपर उठा लीजिए, रियलिज्म एंड मोर्गेंथो इज अ श्योर क्वेश्चन, ठीक है। तो मोर्गेंथो की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनल वर्क जिसको हम कहते हैं उसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जिसको स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में उन्होंने लिखा है। और उसके साथ एक चीज आप लोगों को गाइस, आप लोगों को एक चीज और याद यहाँ पे रखने की जरूरत ये है कि मोर्गेंथो जो है उसका जो क्रिटिक नहीं, उसके जो उसने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे अपने IR में, ठीक है, 6 प्रिंसिपल्स जो दिए थे अपने रियलिज्म के या फिर IR में उस टाइम पे, उसको रीफॉर्मुलेट किए है। रिमेंबर दिस वर्ड, रीफॉर्मुलेट किया है किसने? एन टिकनर ने, ठीक है। एन टिकनर अगेन अ ग्रेट स्कॉलर, जिसको मोर्गेंथो जो है क्रिटिक के तौर पे हम देखते हैं एन टिकनर को, ठीक है। नाउ जब हम नेक्स्ट पे देखते हैं तो मोर्गेंथो की अंडरस्टैंडिंग जो है क्लासिकल रियलिज्म की, वो क्या बात करते हैं? क्लासिकल रियलिज्म में वो ये बोलते हैं कि एनार्की जो है इंटरनेशनल सिस्टम की, वहां पे स्टेट जो है वो बेसिकली अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और यहाँ पे जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको ह्यूमन नेचर बता रहा है, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट क्या बता रहा है यहाँ पे? ह्यूमन नेचर बता रहा है, ठीक है, कि ह्यूमन नेचर इंसान के, जैसे हॉब्स लॉक रूसो भी तो बोलते हैं ना कि ह्यूमन इज नेस्टी ब्रूटेड शॉर्ट फलाना बोलते हैं ना कि भाई ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। इंसान जो है कभी लालची है, ग्रीडी है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो मोर्गेंथो का अंडरस्टैंडिंग है वो क्या बोलता है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो किस में बेस्ड है? एक इंसान के नेचर में बेस्ड है। और जब वो इंसान के नेचर में बेस्ड है तो उसी के कारण जो है वो एक एनार्की का सिचुएशन जो है वो क्रिएट होता है इंटरनेशनल सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि जब ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है, सेल्फ इंटरेस्ट है, अपने बारे में सोचेगा, तो क्या होगा? वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रह जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो क्लासिकल रियलिज्म है वो एक तरीके से हिस्टोरिकल बैगेज ले रहा है। हिस्टोरिकल बैगेज का वर्ड का मतलब समझिए गाइस। हिस्टोरिकल बैगेज का मतलब होता है कि वो अपने पास्ट पे इतना फोकस करके कि ह्यूमन नेचर, एक पॉइंट पे ह्यूमन ऐसे थे तो अभी भी वैसे ही होंगे। तो इसलिए ह्यूमन का नेचर जो है वो सेल्फिश ब्रूटिश है, मतलब ही है, वो लालची है, ठीक है, वो ग्रीडी है। तो इसलिए जो हिस्टोरिकल बैगेज हम ह्यूमन नेचर का मान रहे हैं, तो इसीलिए आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं, जो कि 1930s का टाइम पीरियड है, 1939 टू 40s का जो टाइम पीरियड है, 50s का, उसमें हम इसलिए देखते हैं कि ह्यूमन नेचर ऐसा है, तो इससे इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो वैसा है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है हमारा? एनार्की है, जहां पे लोग जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण स्टेट जो है अपने ही फायदे के लिए कंसर्न्ड है। और यहाँ पे जो है वो रेफर कर रहे हैं सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, ठीक है गाइस। यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं? वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को। और यहाँ पे BOP, दैट इज द बैलेंस ऑफ पावर की बात हो रही है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये समझिए कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि आप एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर रहे हो जहां पे आप और आपका जो नेबर है वो एक इक्वल फुटे पे है। जैसे मैंने बताया ना, रियलिस्ट का नाम आते ही आपको रिलेटिव गेन दिमाग में एकदम ऐसे क्लिक ऑन करना चाहिए। तो रियलिस्ट फोकस ऑन द रिलेटिव गेन्स। तो रियलिस्ट का रिलेटिव गेन क्या है? इन रिलेशन टू,
ठीक है, कि आप अपने नेबर के अकॉर्डिंग में आप कितने केपेबल हैं, आपके पास कितना है पैसा, आपके पास सॉरी कितना है आर्मी मैन, कितना मिलिट्री सिक्योरिटी है। तो इसका मतलब होता है क्लासिकल रियलिस्ट का। क्लासिकल रियलिस्ट में 2-3 चीजें आपको बहुत याद रखने की जरूरत है। एक हिस्टोरिकल बैगेज की, ये डील ओनली करते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ज्यादातर रेफर करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम को एनार्की मान लिया इन लोगों ने, ह्यूमन नेचर में इनका बेस पूरा बैठा हुआ है, और ये बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर की। अब इसका उल्टा आते हैं कौन, न्यू रियलिस्ट या हमारे स्ट्रक्चरल रियलिस्ट। न्यू रियलिस्ट का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1979 से, और यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर जो है वो हमें विजिबल होते हैं। उनका नाम है क्या, केनेथ वॉल्स। केनेथ वॉल्स जो है अपनी वर्क जो है उनका बहुत ही सेमिनल वर्क है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि एम्फसाइज करता है इंटरनेशनल रिलेशन को, उसको बताता है एनार्की। और यहाँ पे गाइस, यहाँ पे होता है क्या ऐड, साइंस होता है। और जब यहाँ पे ऐड होगा साइंस, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब ह्यूमन नेचर नहीं हो रहा है, ह्यूमन नेचर के कारण नहीं हो रहा है एनार्की में, जो इंटरनेशनल सिस्टम में हो रहा है, ना ह्यूमन नेचर नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट याद कीजिए, थॉमस कुहान ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो यहाँ पे यूज कर रही हूं मैं। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे ह्यूमन नेचर को आप हटा के आप क्या कर रहे हैं कि एनार्की जो है वो स्ट्रक्चर्स के थ्रू मेंटेन हो रहा है। ठीक है, वो एनार्की किसके थ्रू मेंटेन हो रहा है, स्ट्रक्चर्स के थ्रू मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट हो गया ह्यूमन नेचर से स्ट्रक्चर्स पे, और जब स्ट्रक्चर्स पे पैराडाइम शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पे स्टेट्स को आप क्या ले रहे हैं, रैशनल एक्टर्स की तरह ले रहे हैं। ठीक है, स्टेट्स क्या हो गए आपके, रैशनल एक्टर्स हो गए, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम में बेसिकली सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो रहा है कि भैया मैं भी अपनी सिक्योरिटी बचाऊंगा, तू भी अपनी सिक्योरिटी बचाऊंगा। अरे सिक्योरिटी डिलेमा के कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, जॉन हर्ज ने। ठीक है, अगेन अ PYQ। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये सिक्योरिटी डिलेमा जो है, कि सिक्योरिटी डिलेमा मतलब ये होता है कि मेरी सेफ्टी भी तेरी सेफ्टी भी। सिक्योरिटी डिलेमा जो है वो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव का डिबेट क्रिएट करता है। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव में, ऑफेंसिव में हमेशा याद रखिए PO, पॉ एंड DS। ठीक है, PO एंड DS। अब ये शॉर्टकट है। ऑफेंसिव रियलिस्ट बात करेंगे पावर मैक्सिमाइजर की। ठीक है, पावर मैक्सिमाइज क्यों करना है, क्योंकि स्टेट्स को हेगेमॉन बनना है। ये दिया किसने, जॉन मेयरशाइमर ने, जो बात करते हैं किसकी, एब्सोल्यूट पावर की। गाइस याद रखिएगा किसकी बात करते हैं, ये एब्सोल्यूट पावर की। और इनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर्स, जो लिखी कब गई थी, 2001 में। ठीक है, जहां पे स्टेट्स जो है वो क्या बनना चाह रहे हैं, हेगेमॉन बनना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है द डिफेंसिव रियलिस्ट, जो दिया किसने, केनेथ वॉल्स, रॉबर्ट जर्विस, इन सब ने दिया गया। और डिफेंसिव रियलिस्ट क्या बोलेगा, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। क्यों, क्योंकि स्टेट्स जो है वो अपनी सिक्योरिटी पे ही कंसर्न्ड है। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो रियलिज्म पे, तो आप लोग प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजने का ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी PDF चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं टेलीग्राम का अपना चैनल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।